गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा फंक्शन की हमारी क्लास चल रही थी, फंक्शन ही हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हम लोगों का मॉडुलस के अंदर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हो गए थे, याद है ना? घोड़ा घास खाएगा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? और भाला वाला कॉन्सेप्ट बेटा दो लास्ट क्लास में बेटा मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना? और बेटा आपको होमवर्क करने के लिए बेटा मैंने ये वाले 5 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की। बेटा अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो पहले का डी कितना आया? 5। पहले का डी कितना आया? 5, क्योंकि फैक्टर सीधे हो नहीं रहे, तो डी कितना आएगा? 1 प्लस 1 माइनस 4 ABC। तो 1 माइनस 4, हाँ जी, डी कितना आएगा बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर कितना हो गया? 1 स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 4, ए मेरा 1 और बेटा सी मेरा -1। तो डी कितना आ गया बेटा? मेरा डी 5 आ गया। तो बेटा रूट्स कौन कौन से आ गए बेटा? इसके बेटा दो रूट्स आ गए बेटा मेरे पास। कौन कौन से बेटा? बेटा दो रूट्स मेरे पास आए, 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए माइनस बी, और बी बेटा मेरे पास कितना है? बी बेटा मेरे पास -1 है, और मैं यहाँ पे रखूंगा माइनस बी, दैट इज माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मुझे क्या मिल गया? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्लियर? तो बेटा जब मैं इसको फैक्टर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 5/2 और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस रूट 5/2, ठीक है? अब लेस देन, बेटा याद है लेस देन का मतलब भाला फंक्शन की तरफ, भाला फंक्शन की तरफ। और अगर भाला फंक्शन की तरफ तो आंसर बेटा कहां से कहां तक? बेटा इनके बीच में छुपेगा, मतलब 1 माइनस रूट 5 से लेके 1 प्लस रूट 5 के बीच में छुप जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहला वाला क्वेश्चन हमारा डन। दूसरा वाला सिमिलर इस तरीके से। तीसरे वाले बेटा इस 3 को इधर लाके तो ये -3 हो जाएगा बेटा, फिर सिंप्लीफाई आप कर दोगे, ठीक है ना? वो भी इजी वन है, वो भी आपसे हो जाएगा। असली बेटा ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है बेटा वो अच्छे हैं, चलो उनकी बात कर लेते हैं बेटा। बेटा देखिए इसमें क्या बोल रहा है? x प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3, रूट एक्स माइनस 3। तो बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा, देखो रूट एक्स कट गया, तो x क्या मिला? x मुझे मिला ग्रेटर देन -3, जो कि मेरा गलत जवाब है। बेटा ध्यान रखना, बच्चे ये सिली मिस्टेक भी कर देते हैं। इस क्वेश्चन को देखने का पर्पस ये है कि आप ये सिली मिस्टेक ना करें। अगर कोई भी फंक्शन में कोई भी टर्म को मैं काट रहा हूं, अगर किसी भी फंक्शन में मैं किसी भी टर्म को काट रहा हूं बेटा, तो उसको काटते ही बेटा मुझे उसकी बेसिक कंडीशन लिखनी पड़ती है। जैसे मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन ये था, जैसे बेटा मैंने इसको रिमूव किया, तो रिमूव करने के साथ ही बेटा इस फंक्शन की मुझे बेसिक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि भैया x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि आपने उस फंक्शन को काटने के बाद फंक्शन चेंज कर दिया, ओरिजिनल फंक्शन में वो चीज थी। तो बेटा पहली बात तो आंसर तब निकलेगा जब मेरा क्वेश्चन डिफाइन होगा। अगर मैंने x को -3 ले लिया या -2 ले लिया, तो मेरा क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है, आंसर कहां से निकल जाएगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? सिंपल सी बात है, आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हो उस स्कूल को अगर मान्यता प्राप्ति नहीं है तो क्या पेपर बोर्ड के पेपर दे पाओगे क्या? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो भाई सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन तो डिफाइन हो, फिर तो आंसर की बात करेंगे हम। तो बेटा पहली बात तो क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद मैं जो भी आंसर निकालूंगा बेटा वो इसी डोमेन के अंदर निकालूंगा, मतलब x पॉजिटिव के लिए निकालूंगा, नेगेटिव आंसर को काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर है बेटा मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैंने क्या किया? पहली बात तो ये मेरी बेसिक कंडीशन। उसके बाद बेटा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, दूसरी कंडीशन बेटा मेरे पास ये आई। अब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन फुल होनी चाहिए। पहली बात तो क्वेश्चन भी डिफाइन होना चाहिए, दूसरी बात आंसर भी आना चाहिए। तो दोनों पे राजीनामा कराऊंगा, तो राजीनामा क्या आएगा? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा है x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 की पावर x माइनस 9 x माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है? बेटा 1 को मैं क्या लिखता हूँ बेटा? 1 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 0। इसको क्या लिखता हूँ बेटा? इसको लिखता हूँ बेटा x की पावर 3 की पावर x, और 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2, और बेटा ये x माइनस 3, ठीक है? तो बेटा मैंने आपसे कहा था जीरोस निकालो जहां पे मेरा ब्रैकेट 0 हो। बेटा ये 0 कब होगा? x इज इक्वल टू 2 पे, 3 पे। कहां पे होगा बेटा? x इज इक्वल टू 3 पे। अच्छा ये 0 कब होगा बेटा? अगर बेटा मैं x को यहाँ पे 2 डालता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये 9, 9 माइनस 9 0, मतलब बेटा ये वाला फंक्शन मेरा 0 होगा x इज इक्वल टू 2 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा ये 0 कब होगा बेटा? बेटा ये 0 तब होगा जब ये वाला फंक्शन 1 होगा, और ये 1 कब होगा? जब बेटा मेरा x कितना हो जाए बेटा? x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर? अच्छा बेटा ये भी कब 0 होगा बेटा? ये भी बेटा x इज इक्वल टू 0 पे होगा। क्लियर? बेटा अब मैं अगर नंबर लाइन पे डालता हूं तो देखो सबसे पहले 3, सबसे पहले पॉजिटिव, उसका आएगा 3, 3 कहां से आया? इधर से आया।
ठीक है, पावर कितनी ऑड मतलब साइन चेंज, तो बेटा ये हो गया +1 से -1। क्लियर। फिर मेरे पास आया 2, 2 कहां से आया, यहां से, पावर कितनी 1, तो बेटा फिर मेरा हो गया माइनस से प्लस। फिर कहां से आया 0। अब बेटा 0 कौन सा लूं, इसको या इसको, क्योंकि 2 0 आ रहे हैं और दोनों अलग अलग ब्रैकेट से आ रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखना इस केस में बजाय वो किसी से मत लो। देखो हम एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट मतलब सॉल्यूशंस काउंट करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता, इसका मतलब x = 3 सॉल्यूशन 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर मैं इधर 3 रखता बेटा, इसका मतलब x = 3 3 बार आ रहा है। तो बेटा एक्चुअल में ब्रैकेट के ऊपर पावर होने का मतलब ये कि मेरे पास वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर 1 है तो 1 बार रिपीट हो रहा है, 2 है तो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 है तो 3 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट रिपीटेशन का था। क्लियर। अब 0 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 2 बार। 2 बार रिपीट होने का मतलब इवन या ऑड, इवन। इसका मतलब बेटा मेरा 0 पे साइन चेंज नहीं होगा। क्या सभी को समझ में आया, मेरा 0 पे साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो बेटा इधर क्या रहेगा बेटा, एज इट इज मेरा पॉजिटिव रह जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। वैसे अगर आप थोड़ा और सोचना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि मान लो इस ब्रैकेट की बात करता हूं x-3 की, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं किसकी, ओनली x-3 की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ओनली x-3 की, ठीक है। मतलब x जब मैं 3 लेता हूं, अगर बेटा मैं 3 के राइट में जा रहा हूं, कहां पे जा रहा हूं, राइट में, मतलब 4, तो बेटा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं 3 के लेफ्ट में गया, मतलब क्या, मतलब क्या, हाँ, अगर लेफ्ट में गया तो 2 -3 नेगेटिव मिलेगा। मतलब किसी भी फैक्टर के जो मैं रूट्स के अगर राइट में जाता हूं तो वो मुझे पॉजिटिव मिलता है, और लेफ्ट में जाता हूं तो बेटा वो मुझे नेगेटिव मिलता है। ठीक है ना। अब मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि प्लस माइनस प्लस हम क्यों करते हैं, प्लस माइनस प्लस हम क्यों करते हैं। ठीक है ना। चलो एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं क्यों करते हैं भाई। सर सबसे राइट वाला प्लस क्यों लिया, कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो बेटा एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ट्राई करना समझने की। बेटा देखिए 3 के, जब मैं इस जोन की बात करूं, इस जोन की 3 के राइट में बात करूंगा, तो 3 के राइट में है, इसका मतलब ये 3 के लिए ये वाला ब्रैकेट मुझे पॉजिटिव देगा। अच्छा 2 के क्या राइट में या लेफ्ट में, 2 के भी राइट में, इसका मतलब जहां से मुझे 2 मिला वो भी पॉजिटिव देगा, तो बेटा ये भी पॉजिटिव। अच्छा 0 के राइट में या लेफ्ट में, राइट में, तो ये भी क्या देगा बेटा, ये भी पॉजिटिव देगा। 0 कितनी बार है, 2 बार, एक बार तो ये और एक बार ये, दोनों बार। अरे 2 पुट करूंगा तो 2 यहाँ भी पुट होगा, तो यहाँ भी पुट होगा, -1 पुट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो दो साइन आएंगे, तो दोनों मुझे क्या देंगे, पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। एक्चुअल में 1 2 3 4 ब्रैकेट आने वाले हैं, 4 जीरोस आ रहे हैं मेरे, और अगर 4 बार मैं पॉजिटिव लेता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ जी, क्या समझ में आया नहीं आया। साइन तो ओवरऑल ऊपर लिख रखा है, नीचे में सभी का साइन लिख देता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है। अब बेटा मैं 2 से 3 की बात करूं तो देखो 3 के राइट में चला गया, मतलब 3 के लिए हो गया नेगेटिव, बट 2 के लिए अभी भी पॉजिटिव, 0 के लिए अभी भी पॉजिटिव, और अदर 0 के लिए अभी भी पॉजिटिव, मतलब इन सभी के लिए पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो बेटा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा मुझे क्या साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब मैं 2 के लेफ्ट में आया, अब देखो ये वाला जोन 3 के भी लेफ्ट में और 2 के भी लेफ्ट में, तो दो तो नेगेटिव आ गए, और 0 दोनों जीरोस के राइट में, मतलब दोनों जीरोस मुझे पॉजिटिव दे जाएंगे। तो क्या मिलेगा देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फुल पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा जब मैं 0 के दर जाऊंगा तो देखो 2 के भी लेफ्ट में, 3 के भी लेफ्ट में, और दोनों जीरो, इससे 0 आ रहा था बेटा और एक 0 बेटा इससे आ रहा था, दोनों के लेफ्ट में चला गया, दोनों जीरोस के लेफ्ट में चला गया, मतलब दोनों की दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे। इसका मतलब एक एक करके नेगेटिव बदलने की बजाय दो टर्म ने अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव कर लिया, और अगर दो टर्म अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे बेटा तो वो मल्टीप्लाई होकर ऑलवेज पॉजिटिव ही बनाएंगे, मतलब वो साइन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाला का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, नीचे वाले का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो मुझे आंसर क्या मिल गया, पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्लियर। अब देखो इतना डीपली तो आप हर एक क्वेश्चन का एनालाइज नहीं करोगे, तो काम की बात क्या समझोगे कि बेटा नंबर ऑफ जीरोस मेरे जितने रिपीट हो रहे हैं ना उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई जीरो एक बार रिपीट हो रहा है तो साइन चेंज करेंगे, एक बार, 3 बार, 5 बार तो साइन चेंज करेंगे, और अगर कोई नंबर ऑफ जीरो इवन टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार, ठीक है,
6 बार तो बेटा उस पर साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे x इक्वल टू 0 2 बार रिपीट हुआ तो बेटा 0 पे मैंने साइन चेंज नहीं किया। बेसिक इसका ये, इसको आप याद रखिए। क्लियर? चलिए तो मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव, मतलब 2 से लेके 3 तक बेटा मेरा आंसर हो गया। 2 से 3 बेटा मेरा आंसर हो गया। अगला हेडिंग देखिए बेटा, अगला हेडिंग है बेटा मेरे पास के मेथड। क्या बेटा, क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन भी आई थिंक रह गया। हाँ, लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, जरा ध्यान समझना कि बेटा ये तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेटा ये मेरा इनइक्वलिटी के साइन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पहली बात। ठीक है, इसका मतलब मैं सिर्फ निकालूंगा किसका? इसका साइन। तो इसके फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2 और x प्लस 2। तो बेटा यहाँ से मुझे आंसर मिल गया -2 से 2 तक। याद है ना, घोड़ा घास का वो क्या बोलते हैं, भाला। भाला फंक्शन की तरफ तो छुपेगा -2 से 2 तक। बट बेटा एक काम की बात कि जब मैंने इस फंक्शन को ही हटाया इनइक्वलिटी से, मैंने कहा इनइक्वलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट क्वेश्चन में तो था ना। तो पहली बात तो आंसर निकालने से मैंने पहले भी कहा था, आंसर तब निकलेगा जब क्वेश्चन डिफाइन होगा। और क्वेश्चन कब डिफाइन है? जब अंदर मेरा पॉजिटिव होगा। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में रूट अगर दे दिया तो पहली बात तो क्वेश्चन को ही डिफाइन करो कि भाई मेरा क्वेश्चन कब डिफाइन है। तो इस क्वेश्चन को अगर डिफाइन होना है तो बेटा एक्स स्क्वायर -1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ध्यान की काम की बात ये, क्योंकि बच्चा इसको नेग्लेक्ट कर देता है और ये वाली कंडीशन लगाना भूल जाता है, तो आंसर क्या आता है? गलत आता है। ठीक है, हाँ जी, तो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x -1 x -2, भाला फंक्शन की तरफ, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब दोनों का राजीनामा, मैंने कहा ना पहली बात तो क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए, फिर आंसर निकलना चाहिए, दोनों का राजीनामा होगा। तो एक बोल रहा है -2 से 2 तक, दूसरा बोल रहा है -1 से छोटा और 1 से बड़ा। कॉमन कितना आया? -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ये मेरा आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्लियर। बेटा काम की बात समझना, फिर से 2 बार मैंने बात बोली है, कभी भी आंसर निकालने से पहले अगर स्क्वायर रूट दे दिया है तो आपको पहले फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन मेरा इस कंडीशन में ही डिफाइन होगा, उसके बाद आंसर निकालो। और जो मेरे पास क्वेश्चन की कंडीशन थी और आंसर को दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि मुझे आंसर भी चाहिए और क्वेश्चन भी चाहिए, तो दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, तो बेटा मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेटा अगला कॉन्सेप्ट है बेटा मेरे पास के मेथड। के मेथड क्या होता है बेटा? बेटा अगर कभी भी आपके पास तीन रेशियो अगर कभी भी आपके सामने आ रहे हैं, 2 तो क्या ठीक है, 2 में भी ये काम आ जाता है, बट 3 में तो आपको यही काम करना है। अगर कभी भी a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ आ गया बेटा, तो बेटा आप इसको तुरंत ही इक्वल टू के मान लो। क्या मान लोगे? k। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे ही आपने इसको के माना तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको a मिल जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू के इंटू बी। कितना मिल जाएगा? k इंटू बी। और क्या मिलेगा बेटा? C इज इक्वल टू के इंटू डी, के इंटू डी। और बेटा E क्या मिलेगा बेटा? E आपको मिल जाएगा के इंटू एफ। क्या मिल जाएगा? के इंटू एफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। बेटा के मेथड क्या बोलता है? बेटा के मेथड बोलता है कि A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ठीक है ना बेटा। ये इनका जो रेशियो होता है बेटा, वो इनके करस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक सम का मतलब न्यूमरेटर का एल्जेब्रिक सम और डिनोमिनेटर का एल्जेब्रिक सम का अगर मैं करस्पॉन्डिंग कर दूं तो बेटा उसका सम बराबर होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले को ऐड करता हूं a प्लस सी प्लस ई, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग मतलब ऊपर और नीचे दोनों को पैरेलल में लूंगा, तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ, मतलब ऊपर वाले का सम अपॉन नीचे वाले का सम बेटा बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब अगर मैं इनका किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बराबर होगा, बट मल्टीप्लाई बेटा इस तरह से होगा कि a और b का एक जैसा, c और d का एक जैसा, e और f का एक जैसा। इसका मतलब बेटा मैं जनरल वे में बोल सकता हूं x इंटू ए प्लस वाई इंटू सी प्लस जेड इंटू ई। मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो अगर एक x के किया तो बेटा b का भी x से ही होगा। तो बेटा दोनों ax अपॉन c का y से हुआ तो d का भी y से होगा, और z e का z से हुआ तो f का भी z से होगा। तो मुझे क्या मिला? एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, देखो मैंने इसकी तो बाद में बात करेंगे, अगर ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हैं तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ x कर दूं तो इधर भी x आएगा, दोनों पे आएगा नहीं आएगा? अगर मैं दोनों पे y कर दूं
तो इन दोनों पे भी y आएगा, क्योंकि मैं अलजेब्रिक सम की बात कर रहा हूँ। और अगर दोनों पे z कर दूं तो बेटा इधर भी z आएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो बेटा ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई जेड क्या होगा बेटा, कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने x को 1 ले लिया, y को 1 ले लिया और z को -1 ले लिया, तो क्या दे हो जाएगा 1 + c - e अपॉन b + d - है, वो भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा और अगर हैवी की बात करूं तो बेटा मैं इनको पावर में भी खेल सकता हूं। a की पावर 1/n प्लस c की पावर 1/n प्लस e की पावर 1/n अपॉन b की पावर 1/n d की पावर 1/n f की पावर 1/n होल की पावर 1/n। बेटा ये भी इसके बराबर होगा। मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f। अगर एग्जामिनर आपको दे रहा है, इसका मतलब वो इन सबको इनके बराबर दे रहा है। ये सभी वैल्यू बेटा इनके बराबर होंगी, सभी वैल्यूज, ये अंटिल ये वैल्यू भी, ठीक है ना। अब से इतना कैसे करेगा बेटा? बेटा कुछ नहीं, लॉलीपॉप, जो मैंने पहली लाइन बोली ना, अगर तुझे ये आती है तो किसी भी रिजल्ट को प्रूव कर सकता है, किसी भी रिजल्ट को। देखो प्रूव करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। देखिए प्रूफ की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये और इसके भी बराबर होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बराबर है। देख x इंटू ए की पावर 1/n प्लस y इंटू 1/n प्लस z इंटू 1/n अपॉन x इंटू बी की पावर 1/n प्लस y इंटू डी की पावर 1/n प्लस z इंटू एफ की पावर 1/n होल की पावर n। क्लियर हुआ? मतलब ये फंक्शन इस पूरे के बराबर होगा। a अपॉन बी इज इक्वल टू दिस, c अपॉन d इज इक्वल टू दिस, e अपॉन f इज इक्वल टू दिस। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? प्रूफ कुछ नहीं बेटा, मतलब अगर मैं इनको प्रूफ कर देता हूं, उसका मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? करने का तरीका याद रखना है आपको। ऑलवेज क्या करना है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के, e इज इक्वल टू f के, ठीक है ना। चलो सबसे पहले ये वाला प्रूफ कर लेते हैं, अलजेब्रिक सम, ये वाली प्रॉपर्टी थी जो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, मतलब ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। अगर मैं एक्स वाई जेड को 1 रख दूं तो ये आ जाएगा, एक्स वाई को 1 और जेड को -1 रख दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको प्रूफ कर देते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा। देखो, हाँ जी, मुझे क्या था बेटा, मेरे पास था ए की जगह क्या है, मैंने बोला बी के, सी की जगह डी के, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह के एफ। होगा, नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया मैंने, क्योंकि पूरे को मैंने के माना था। क्या माना था? के माना था। के मानने पे अगर मैं पुट करता हूं तो यही मिलेगा। क्लियर? हाँ जी, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे मिल गया एक्स इंटू बी के, वाई इंटू डी के, जेड इंटू के एफ। बेटा पूरे में से के कॉमन, पूरे में से के कॉमन, पूरा कट गया। तो ये किसके बराबर आ गया, के बराबर। मतलब मेरे पास जो ये वाला फंक्शन था वो किसके बराबर था, के बराबर था। और मैं ऑलरेडी जानता हूं कि जो ये वाला फंक्शन है ये भी किसके बराबर है, के बराबर है। और अगर ये दोनों के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब एक्स वाई जेड को अपने अकॉर्डिंग ले लो। क्लियर? अच्छा देखो, ये दोनों भारी लग रहे हैं, इसमें से भी किसी एक का प्रूफ दे देता हूं, ठीक है। किसी किसी का भी प्रूफ दे दे, ऊपर वाले का दे देते हैं, नीचे वाला बात तो एक ही है, ठीक है। फिर से ये काम करना है बेटा, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, ठीक है ना। तो देखो पुट करते हैं, बी के टू द पावर 1/n, डी के टू द पावर 1/n प्लस एफ के टू द पावर 1/n होल की पावर n। अब देखो बेटा कॉमन क्या निकलेगा बेटा, इसमें से कॉमन निकलेगा बेटा के की पावर 1/n, इधर से कॉमन निकल जाएगा। और वो बेटा जब वो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा बेटा, तो बेटा n को अपने साथ लेके निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा तो बेटा n के साथ लेके निकल गया। अंदर क्या बच्चा, b की पावर 1/n, d की पावर 1/n, f की पावर 1/n, दोनों फिर से कट के 1। और बेटा इधर क्या आ गया, k की पावर 1/n इंटू n, n से n कट गया बेटा, ये कितना आ गया वापस। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब वापस मुझे क्या मिल गया, के। इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी के बराबर और ये वाला फंक्शन भी के बराबर। कौन सा, ये वाला फंक्शन। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर मैं एक्स वाई जेड रखता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो भी बेटा ये सेम ही रहते, दोनों कट जाते। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड और होता, इधर इधर x होता तो इधर भी x होता, इधर y होता तो इधर भी y होता, इधर z होता तो इधर भी z होता। बट ये ध्यान रखना है बेटा कि इन दोनों का कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम होगा, वो मेरा सेम होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब ये जो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो सेम होना चाहिए, दोनों x दोनों y दोनों z, ठीक है ना। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा इसके थ्रू मैं किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल आउट कर सकता हूं। तो कभी भी अगर आपके सामने 3 रेशियोज आ रहे हैं तो बेटा इसको तुरंत के मारोगे, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम बहुत हैवीली यूज करने वाले हैं, बहुत हैवीली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अगला देखिए बेटा रेशियोज, अगली हेडिंग है बेटा हमारा रेशियोज। बेटा रेशियोज का आने का पर्पस कुछ नहीं होता बेटा, आप सभी लोग जानते हैं रेशियो क्या होता है।
बट बेटा कई बार हमारे सामने क्वेश्चन को करते समय ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसको हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया डुप्लीकेट रेशियो का मतलब, भाई क्वेश्चन में आपसे दे दिया कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब आपको डुप्लीकेट रेशियो ही नहीं पता तो कैसे निकालोगे? आपने साइड्स निकाल ली बट डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालोगे? इसलिए बोला ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो बेटा पहली बात आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि बेटा इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, बस। जैसे कि अगर एग्जाम में वो चीज वर्ड आ जाता है तो आप उसका मीनिंग समझ के अपना आंसर निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? A:B रेशियो होता है। अगर बेटा मैं स्क्वायर कर देता हूँ A²:B², तो बेटा इसको मैं बोलता हूँ डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलता हूँ? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है ना? अगर मैं कर देता हूँ बेटा A³ :B³, तो बेटा मैं इसको बोलता हूँ ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलता हूँ? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है ना? अगर बेटा मैं A² की जगह मतलब यहाँ पे स्क्वायर किया था, मतलब पावर 2 लगाई थी, अगर 2 की जगह 1/2 लगाता हूँ, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है? A की पावर 1/2 का मतलब होता है बेटा A², स्क्वायर रूट A। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पावर 1/2 लगाता हूं बेटा तो मैं इसको बोलूंगा सब डुप्लीकेट। क्या बोलूंगा? सब डुप्लीकेट। और अगर 1/3 लगाता हूं तो क्या बोलूंगा? सब ट्रिप्लीकेट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, 1/3 होने का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है 1/3 होने का मतलब। ठीक है ना? क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब रूट। ठीक है? हाँ जी, 1/3 होने का मतलब होता है क्यूब रूट, 1/2 होने का मतलब होता है रूट। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलूंगा मैं? सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है ना? अब इधर एक बात और याद रखना, अगर मैं बोलता हूं बेटा ए की पावर x का होल स्क्वायर, तो बेटा इसको मैं a की पावर x का होल स्क्वायर नहीं बोलता, क्योंकि बेटा अगर इधर स्क्वायर आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इधर ये दोनों x इंटू एक्स था। क्या था बेटा? स्क्वायर होने का मतलब x इंटू एक्स, मतलब इधर क्या था? अगर a स्क्वायर होता है का मतलब x इंटू एक्स है, और x इंटू एक्स अगर पावर में गया है बेटा तो इसको बेटा मैं बाहर लिखूंगा। ठीक है ना कि इस 2 को बाहर लिखूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्या होगा? m की पावर np इक्वल टू m की पावर n। क्लियर हुआ? m की पावर n होल का ब्रैकेट p, तो बेटा ये होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह लाना पड़ेगा, ना कि 2 के साथ, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना ये होगा बेटा a की पावर 2x। ये किसके बराबर है? a की पावर 2x, ना कि a की पावर x²। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक आध क्वेश्चन थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। बेटा इस रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो पहली बात तो मैंने कहा था कि अगर कभी भी 3 रेशियो आ गए तो के मानूंगा। मैंने के मान लिया। क्या मान लिया? के मान लिया। कभी भी अगर 3 दिखे तो के मान लो। के मानते क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ऊपर वाले को ऐड कर दूं, नीचे वाले को ऐड कर दूं। ऊपर वाला क्या होगा? a + b + c, नीचे क्या आएगा? 2a + 2b + 2c, 2 कॉमन, दोनों कट गया, आंसर क्या आया? 1/2। क्लियर? चलिए बेटा अगली हेडिंग है बेटा मेरे पास मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्या है बेटा? मॉडुलस इनइक्वालिटी। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ना? fx > 0 पे पॉजिटिव, < 0 पे नेगेटिव। ठीक है ना? ये मेरा ऑलवेज पॉजिटिव था तो एज इट इज खुल जाएगा। कौन सा? a > 0, d < 0, इसका मतलब क्वाड्रेटिक ऑलवेज ऊपर, लाइन से ऊपर। ठीक है ना? अब एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के। ठीक है? जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया x² + 1/2x। ठीक है? अब बेटा देखो पहली बात तो बेटा मॉड को मैं तोड़ सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं मॉड a/b, तो बेटा मैं चाहूं तो इसको मॉड a/मॉड b भी बोल सकता हूं, मॉड a/मॉड b भी बोल सकता हूं। ठीक है ना? अगर मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो। ठीक है ना? हाँ जी, अगर नहीं आप तोड़ सकते हैं। ठीक है? तो मैं इसको तोड़ सकता हूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेटा मॉडुलस मुझे अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, चाहे वो कैसे भी दे। क्योंकि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो बेटा ये मुझे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे कैसे भी दे। अगर a/b मान लो अगर साइड अपोजिट साइड के हैं तो अंदर नेगेटिव आएगा बट मॉड पॉजिटिव कर देगा। सेम साइन के हैं तो अंदर पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव देगा। तो बेटा मॉड का पर्पस पॉजिटिव होता है, चाहे आप उसको साथ में लो चाहे मत लो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखना मॉड का अगर पूरे उसमें आ रहा है तो आप उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है ना? आप सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर वाला माला अलग, नीचे वाला माला अलग। ठीक है ना? 2 बिल्डिंग है, अगर आपको तो ऊपर वाले को अलग कर सकते हैं, नीचे वाले को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया? दोनों को सेपरेट कर दिया। अब मैं जानता हूं बेटा ऊपर वाला फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने कहा ना x² + 1 ऊपर होगा। ऐसे स्क्वायर फंक्शन तो नीचे होता है, +1 कर दिया मतलब और ऊपर हो गया, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्लियर? मतलब अरे x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है भैया, उसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो और पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा इसमें मॉड की जरूरत ही नहीं है, तो बेटा मॉड बाहर निकल गया। और नीचे 2 कांस्टेंट था,
कांस्टेंट तो साइन होता नहीं है, पॉजिटिव होता है, तो बेटा वो भी बाहर निकल गया। मतलब बजाय इस फंक्शन के मुझसे एग्जामिनर एक्चुअल में ये वाला फंक्शन पूछ रहा है। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, अब एक बात और समझना बेटा, कई बार हमको उल्टा भी सोचना पड़ता है। अगर किसी क्वेश्चन को करते समय मान लो आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखो मैं जानता हूं मॉड एक्स अगर 3 से छोटा, तो मैंने कहा ना मॉड एक्स 3 से छोटा मतलब घोड़ा कहां से आएगा, 3 के अंदर वाली, मतलब -3 से 3। ठीक है, ये तरीका बेटा अब तक हमने पढ़ा, बट अगर ये वाला मुझे एग्जाम में आ गया तो बेटा आपको उल्टा भी सोचना आना चाहिए, उल्टा भी सोचना आना चाहिए। मतलब अगर ये ट्रू तो ये बेटा ये भी ट्रू होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर ये वाला ट्रू है इसका मतलब ये वाला भी ट्रू होगा, मतलब इसका जो मॉड होगा वो 3 से छोटा होगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? उल्टा भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार जेई में उल्टा बहुत ज्यादा काम का आता है, क्वेश्चन बड़े बाईपास होकर निकल जाता है। कई बार ऑप्शन ही ऐसे आते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बोथ साइड इनइक्वालिटी आपको पढ़ा चुका था। दो रस्सी फेंकूंगी, लेस देन वाला तो उसके अंदर, ग्रेटर देन वाला उसके बाहर, तो आंसर क्या आया? ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये भी आपके सभी क्या हो जाएंगे? होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ना? ट्राई कर लीजिएगा। चलिए आगे बात चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करूंगा बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चन को करने का तरीका एक बार जरा सीखना। कई सारे कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे, कि ये वाला जो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो बेटा, तो अगर कभी भी कोई स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव से बड़ा आ रहा है, अगर आपसे पूछ लिया कि भैया -1 से कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर बड़ा है, तो आंसर निकालो, बेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ऑलवेज ट्रू है भैया, स्क्वायर होने का मतलब हमेशा 0 से बड़ा होना, हमेशा 0 से बड़ा होना, और ये तो नेगेटिव है। जब 0 से ही बड़ा है तो पता 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, माइनस कोई स्क्वायर फंक्शन वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, तो बेटा पक्का -2 से तो -1 से बड़ा होने वाला है ना, तो ऑलवेज ट्रू है। और बेटा अगर कोई चीज ऑलवेज ट्रू हो जाए तो बेटा हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं सर? क्यों कर देते हैं? क्यों कर देते हैं? बेटा सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना राजीनामा होगा। क्या होगा? राजीनामा होगा। दो इक्वलिटी है, एक इक्वलिटी है देगी ये, दूसरी देगी ये, दोनों बिड़बड़ेंगे कि मेरा आंसर ले, मेरा आंसर ले। एंड में क्या बैठाऊंगा? राजीनामा करूंगा। बेटा राजीनामा कर लो, जहाँ पे तुम कॉमन, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट अगर कोई इक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, मतलब वो ये समझ लो कि इस बार जो भिड़े है ना, हाँ जी, एक बड़ा है मोटू पहलवान, एक बड़ा है पतलू पहलवान, दो पहलवान भिड़ गए आपस में, एक तो बिल्कुल सीकिया, एक बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान। तो जो कमजोर बंदा होगा वो क्या बोलेगा कि भैया यार तू क्यों मुझसे लड़ रहा है यार, मैं लड़ूंगा, ठाले बेटे मैं पटूंगा, तू तो यार तो कुछ होगा नहीं। तो वो क्या कहेगा? भैया राजीनामा कर ले, तेरी सारी शर्तों मानने को रेडी हूँ। क्लियर हुआ? क्या कहेगा? भाई जो तू कहेगा मैं रेडी हूं, बट मुझे पीटे मत, राजीनामा कर ले। तो बेटा वही स्थिति उसकी होती है बिलोंग्स टू आर वाले की। आर वाला कहता है भाई कुछ भी कर ले, मुझे टेंशन नहीं है, तू जो कहेगा ना मैं उस पर राजी हूं, क्योंकि आर है भाई, ऑलवेज ट्रू का मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, तो तू कुछ भी कर ले मैं तो सब में राजी हूं। तो मेरी इंपॉर्टेंस रही का? नहीं रही। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा उसको तो आप आर का मतलब आप उसे जो दोगे वो ले लेगा। अब ऐठने वाला कौन है? सिर्फ एक साइड जो दूसरी इक्वलिटी रह गई है कि भैया ना मैं तो ये लूंगा, ठीक है भैया तू ये ले ले, क्योंकि मुझे तो टेंशन है ही नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब मैं तो हर एक कंडीशन के लिए रेडी बैठा हूं। तो अगर आर आपके सामने आता है इसको इग्नोर कर दो। क्यों? वो तो सभी के लिए राजी है, कुछ भी दे दो, 1 दोगे तो भी खा लेगा, 2 दोगे तो भी खा लेगा, 10 दोगे तो भी खा लेगा, -2 दोगे तो भी चल जाएगा, रूट दोगे तो भी चल जाएगा, स्क्वायर रूट तो भी चल जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है, हर किसी के लिए रेडी। तो बेटा अगर कभी भी एक्स बिलोंग्स टू आर आता है मतलब ऑलवेज ट्रू, तो उसे इग्नोर कर दो। तो क्या करूंगा? नेगेटिव से पॉजिटिव ऑलवेज बड़ा होता है तो इग्नोर कर दूंगा। तो आंसर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। क्लियर हुआ? मतलब एक्स स्क्वायर मेरा 3 से छोटा। अच्छा स्क्वायर का मतलब रूट लगाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, बताया था ना कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया? मॉड एक्स इज लेस देन √3, उसका मतलब क्या होता है? -3 से 3। तो एक्स कितना आ गया बेटा? -3 से 3। क्या सभी को इतना समझ में आया? नहीं आया? स्क्वायर हटाएगा तो मैंने स्क्वायर हटाता है मॉड लगता है, मॉड लग गया, और मॉड बाई से छोटा तो गोड़ा घास का आएगा -3 के अंदर वाली, तो -3 से 3 बेटा मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा एक्चुअली देखो डोमेन वाले टॉपिक बेटा आपके अगले साल आएंगे, इस साल इतना डोमेन नहीं है। डोमेन सिंपल से इतना पता होना चाहिए कि डोमेन होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा गया फाइंड डोमेन, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था डोमेन कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन आएगा बेटा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बताया था। इसका मतलब अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो बेटा अंदर वाले फंक्शन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? अंदर वाले को पॉजिटिव कर दिया। लो भैया
फिर मैंने कहा था x को कभी नेगेटिव मत लो, तो दोनों में से x कॉमन आके कट गया ऊपर नीचे, तो इनइक्वलिटी से मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऊपर नीचे ही कट गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि सर मॉड आ रखा है और मैंने सिर्फ घोड़ा वाली कंडीशन पढ़ी है, कैसे सॉल्व करूंगा? तो बेटा कुछ नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मॉड x को मान ले y, क्या मान ले y, y माइनस वन अपॉन y माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो मैं जानता हूँ वापस नंबर लाइन खींचूंगा, इक्वल टू की बात चल रही है तो क्लोज आएगा, बट नीचे वाला जीरो नहीं होगा, तो 2 पे ऊपर 1 पे क्लोज। ठीक है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या मिला, y इज लेस देन 1, ये वाला जोन, और दूसरा y इज ग्रेटर देन 2, ये वाला जोन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया? मतलब दोनों ही है, तो और की बात चल रही है, ध्यान रखना, क्यों ये भी, ये और ये दोनों लेने हैं मुझे, राजीनामा की बात नहीं, यहीं से आंसर निकला है, दोनों मुझे लेने हैं। ठीक है, अब बेटा मैं दोनों को यूनियन के साथ जोड़ लिए। अब x क्या था, y क्या था बेटा, x y बेटा एक्चुअली मेरे पास था माइनस मॉड x था, और ये भी क्या था, मॉड y था। तो यहाँ पे मॉड x क्या आया बेटा, मॉड x इज लेस देन 1, और यहाँ पे मॉड x कितना आया, ग्रेटर देन 2। तो अगर इसका मतलब ये घास खाएगा 2 से बाहर की, मतलब 2 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से -2, ये तो आंसर देगा मुझे 2 से बाहर की, और ये घास खाएगा 1 से अंदर की, मतलब ये वाली। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यूनियन का मतलब दोनों को जोड़ दो, तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये बोलेगा भैया 2 के बाहर की, और इधर 2 से बाहर की, ये बोलेगा 1 के अंदर की, तो बेटा फाइनल आंसर क्या आया बेटा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन, -1 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्या क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है, चलो अगले इस पे आते हैं। बेटा अगर मॉड के अंदर मॉड अगर आता है, तो बेटा भिड़ने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को खोलते जाओ। देखो अगर अंदर वाली इनबिल्ट को मैं देखता हूँ बेटा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब मॉड का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये चीज बेटा आपके अगले साल काम आएंगे, उस टाइम पे बेटा हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है ना, अब ये हाँ जी बेटा, चलिए बेटा देखिए, फंक्शन आपका मेनली 12th का टॉपिक है। अभी हम कितना पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फंक्शंस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीएमसी के अंदर, तो वो पढ़ाया ही नहीं जाता, सीधे क्वाड्रेटिक में हम चलते हैं। ठीक है ना, बट बेटा ये वो चीजें हैं जो आपको 11th में को सॉल्व करते समय, क्वेश्चन जो करते समय बेटा, ये सभी चीजें हमारे काम आने वाली हैं। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, होना चाहिए। इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, वेक्टर सिंथेसिस फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बेटा अभी हम उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी हमारा डन हो चुका है, मॉड हमारा काफी डन हो चुका है। ठीक है, उससे पहले भी हमारे काफी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, बेटा अगर मैं बात करूं मॉड का ग्राफ होता है, तो बेटा सिंपल सी मैंने आपको बोला था कि अगर पॉजिटिव तो ये, और अगर नेगेटिव तो ये। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा, y इक्वल टू एक्स का मतलब स्लोप 1 एंगल 45, तो ये लाइन बनेगी, और माइनस एक्स का बेटा ये वाली लाइन बनेगी। तो बेटा ये ग्राफ होता है बेटा मॉड एक्स का। किसका होता है बेटा, मॉड एक्स का। अब काम की बात एक चीज और समझना, अगर बेटा मैं मॉड के अंदर कभी -1 कर दूं, देखो -1, तो बेटा मेरा ग्राफ शिफ्ट होता है राइट में, ध्यान रखना, कहां शिफ्ट होता है, राइट में, अगर माइनस कर रहा हूं। क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटा ये सिंपल सी बात देखो, ये फंक्शन अब 0 कब होगा, मतलब मैं इसको अगर 0 करता हूं तो ये 0 कब होगा बेटा, ये मुझे y 0 कब देगा, जब बेटा x इक्वल टू 1 होगा। मतलब जो पॉइंट 0 पे था वो अब कहां शिफ्ट हो गया बेटा, 1 पे, मतलब ग्राफ कैसा आ गया, ऐसा आ गया। अगर मैं अंदर +2 करता तो अब ये 0 कब होता, ये 0 होता बेटा x इक्वल टू -2 पे, तो बेटा अब ग्राफ कहां पे आ गया, -2 पे आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक। अच्छा अगर बेटा मैं इनमें कोई प्लस माइनस कर दूं, तो मान लो मैं यहाँ पे +2 कर देता, क्या कर देता, +2, तो बेटा अगर मैंने प्लस मॉड के बाहर किया है बेटा, इसका मतलब बेटा उसकी अब वर्टिकल शिफ्टिंग, अगर मॉड के अंदर तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ठीक है ना, और अगर मॉड के बाहर तो बेटा वर्टिकल शिफ्टिंग, मतलब जो मेरा पॉइंट ये वाला आ रहा है बेटा, ये 2 ऊपर सरक जाएगा। ये पॉइंट कितना था, 1,0, अब ये पॉइंट कहां चला जाएगा बेटा, 1,2 पे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, 1, ग्राफ सेम बट शिफ्टिंग हो जाएगी ऊपर, मतलब मान लो ये कॉमा मेरा 1,2 है, तो सेम ग्राफ इधर बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बाहर तो वर्टिकल शिफ्टिंग, और अंदर तो ऐसे शिफ्टिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर +2 करता हूं तो बेटा ये ग्राफ इधर हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मैंने दोनों काम किया है, अंदर भी किया बाहर भी किया, तो अंदर पे तो राइट शिफ्ट किया 1 से, और 2 बाहर तो ऊपर शिफ्ट किया 2 से, तो बेटा नेट आंसर क्या आ गया, ऊपर। ठीक है, अब ध्यान रखना, बाहर प्लस करने पे ऊपर, अंदर प्लस करने पे लेफ्ट, उल्टा होता है। ठीक है ना, उल्टा होता है। क्लियर? क्योंकि अगर मैं इसको x इक्वल टू 1 डालता हूं, अगर मैं x इक्वल टू 1 डालूंगा, तो मुझे देखो y ये 0 हो जाएगा, y कितना मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। क्लियर? क्या समझ में आया नहीं आया? हाँ जी बेटा, इतना ध्यान रखना मॉडुलस का मेरा ग्राफ कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए बेटा अगले हेडिंग पे चलो। बेटा हमारे पास लॉग फंक्शन क्या है बेटा, लॉग फंक्शन। बेटा लॉग फंक्शन पहली बात तो होता क्या है बेटा, देखो सिंपल से अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ,
किसकी बात करता हूँ बेटा, फंक्शन की ही बात करता हूँ बेटा। तो बेटा मेरे पास फंक्शन बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, कितने तरीके होते हैं, काफी सारे तरीके के, ठीक है ना। अभी जो हमारे फंक्शंस काम आने वाले हैं हम उनकी बात करेंगे। बेटा सबसे पहला फंक्शन जो काम आता है बेटा वो आता है मॉडुलस फंक्शन। क्या आता है बेटा, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। कौन सा होता है बेटा, मॉड, इसको हम ऑलरेडी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तीसरा होता है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चौथा होता है बेटा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इनके अलावा बेटा बाकी फंक्शंस 1 2 3 4, पांचवा बेटा मैं बात करूं बेटा वो होता है लॉग फंक्शन, ठीक है। छठा बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा हम अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, इसके बारे में कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। क्लियर, मॉडुलस हमारा हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है सिंपल सी ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, मतलब अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है बेटा वो ऑलवेज मुझे इंटीजर देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट का मतलब अगर मैं मान लो 2.5 बोलता हूँ बेटा 2.5, तो बेटा ये फंक्शन मुझे ऑलवेज इसके लेफ्ट का जो कहाँ का लेफ्ट का जो नियरेस्ट इंटीजर होगा ना वो देगा। कौन सा, लेफ्ट का नियरेस्ट इंटीजर। तो मुझे बताना 2.5 के लेफ्ट में सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होता है बेटा, 2। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या देता है, ऑलवेज लेफ्ट के नियरेस्ट वाला मुझे इंटीजर देगा। मान लो मैं लेता हूं -3.7 3.9, तो 3.9 के लेफ्ट में कौन सा नियरेस्ट इंटीजर आता है बेटा, 3। कौन सा आता है, 3। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब बेटा इसका मतलब सर जो आगे वाला है पॉइंट से पहले वाला वो आंसर होता है। मैं बोलूंगा शायद पॉजिटिव में होता है बट नेगेटिव में घटना घट सकती है। जैसे कि मैं बोलूंगा मैंने आपसे ले लिया -1.5, क्या ले लिया, -1.5। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन क्या बोली थी, मैंने बोली थी कि इसके लेफ्ट वाला, तो अगर मैं नंबर लाइन पे डालता हूँ बेटा तो ये मेरा -1.5, इसके इधर -1 होता है बेटा, लेफ्ट में कौन सा होता है बेटा, -2। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, -2। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब ध्यान रखना जो भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दे रखा है उसके लेफ्ट में जो भी सबसे नियरेस्ट इंटीजर बेटा वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा सर इंटीजर ही दे दिया तो भाई, अगर मैंने अंदर 3 दे दिया तो बेटा कुछ नहीं, एज इट इज बाहर निकल जाएगा 3 ही। क्लियर, अगर इंटीजर तो एज इट इज निकल जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो अपने लेफ्ट वाला बेटा इंटीजर लेगा। क्या लेगा, लेफ्ट वाला इंटीजर लेगा, ठीक है। अगर मैं इसे ग्राफ की बात करूं तो देखो 0 से लेके 1 तक, 1 पे नहीं, क्योंकि 1 पे तो 1 देगा। अगर मैं लूंगा, देखो मान लो मैंने लिया 1.5 तो क्या मिलने वाला है, मान लो मैंने लिया 0.5 तो मैंने कहा लेफ्ट वाला इंटीजर मिलेगा, तो 0.5 का मतलब मुझे 0 मिलेगा। 0.9 पे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब 1 आने तक बेटा मैं कुछ भी पुट कर लूं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बेटा मुझे ऑलवेज 0 ही मिलने वाला है। मिलेगा नहीं मिलेगा, 0.1 क्या होगा, 0 होगा, 0.9 भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, 0.6 भी क्या होगा, 0.6 ये भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट के अंदर 0 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, और 0 भी क्या होगा, अंदर 0 डालूंगा तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो 0 पे देखो क्लोज है। बट बेटा अगर मैंने 1 डाला, क्या डाला, 1, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। मतलब 1 पे बेटा मुझे वैल्यू 1 मिलने वाली है। 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1, 1.9 तक बेटा मुझे 1 ही मिलेगी। मतलब 2 से छोटे तक बेटा मुझे 1 ही मिलेगी। बेटा मेरा ग्राफ ऐसे चलेगा। बट 2 पे जाके बंदूक उठ जाएगा, किस पे, 2 पे। ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था, ये मेरा 3 था, इधर ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। तो बेटा इस तरह से बेटा मेरा ये फंक्शन आगे जाएगा, इस तरह से, सेम इस तरह से, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसे ध्यान से देखो बेटा, जो सीडी नुमा फंक्शन लग रहा है, एक सीडी, दूसरी सीडी, तीसरी सीडी, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कई बार हम वो क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन, सीडी नुमा फंक्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अब एक काम की बात और समझना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर किसी भी इंटीजर को मैं ऐड कर देता हूं, किसको ऐड कर देता हूं, इंटीजर, एन मेरा इंटीजर है, तो बेटा ध्यान रखना ग्रेटेस्ट फंक्शन उस इंटीजर को बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है अपने आप, प्लस और अपने आप को वापस बंद, दरवाजा खोलता है पीछे वाला, उसको बाहर निकाल के शांति से वापस दरवाजा बंद कर देता है। जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + 3, ठीक है। अब बेटा 3 क्या बेटा, एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है बेटा तो उसको ये अपने घर से धक्का मार के बाहर निकाल देगा। ले भैया तू बाहर निकल, तू बाहर निकल।
मैं तुझे रख ही नहीं सकता, उसे धक्का मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाहर निकालने के बाद अपना दरवाजा वापस बंद, अपना दरवाजा वापस बंद। तो समझ में नहीं आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब इंटीजर वैल्यू देगा, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू देगा, और अगर मैंने उसमें अंदर इंटीजर से एड अप किया तो इंटीजर को धक्का मार के बाहर निकाल देगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा किसकी? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। किसकी बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेटा फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होता है बेटा, ये बेटा मुझे ऑलवेज फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। क्या देता है? फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट 2.1, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है बेटा? 0.1 बेटा इसकी आंसर है। मतलब जो भी मेरे पॉइंट के बाद डिजिट हैं बेटा, वो मुझे ये आंसर में देगा। अच्छा सर, ऑलवेज देगा? ऑलवेज देगा बेटा, ऑलवेज नहीं देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। क्या देगा? फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। अब वो हो सकता है ये वाली हो सकता है ना हो। देखो समझना जरा, देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास ये क्या था 2 पॉइंट, मान लो 2.1 या 2.2 ले लेता हूं। मान लो ये बेटा मेरे पास 2.2 था, तो इसके राइट में इंटीजर कौन सा था? सबसे पहले राइट का इंटीजर निकालो, कितना था? 2 था। तो बेटा जो ये वाला जोन होगा ना बेटा, मैं इसको बोलूंगा फ्रैक्शनल पार्ट। ये होगा मेरा आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का। अगर मैं इस पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाता हूं 2.2 पे, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट लगाता हूं, तो इसका मतलब होता है जस्ट राइट वाले इंटीजर से माइनस, तो क्या जाएगा? 0.2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। अच्छा सर, बट अगर मैं नेगेटिव रख दूं तो? बेटा नेगेटिव रख लेते हैं बेटा, जरा सोचना जरा। अगर मैं मान लो -2.3 लेता हूं, तो फिर से बात कर लेते हैं। ये मेरा -2.3, -2.3, तो लेफ्ट में कौन आया बेटा? -3 आया। तो मैंने क्या था, इनके बीच की दूरी को मैं बोलता हूं आंसर आएगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? इनके बीच की दूरी है बेटा 0.7। मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो फ्रैक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मेरा ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.7। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा इसका फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होगी, पहली बात तो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज बेटा ऑलवेज 0 से तो बड़ी होगी, पॉजिटिव देगा मुझे, 0 हो सकती है बट 1 कभी भी नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं होता। सर 0 कब देगा? अगर बेटा मैंने अंदर 2 रख दिया तो उसके बाद पॉइंट के बाद क्या 0 तो आएगा, मतलब सर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। तो बेटा इसके आंसर मुझे क्या दे देगा बेटा? बेटा इसके से बेटा मुझे आंसर वो दे देगा क्या? 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है कि अगर मैं किसी भी नंबर की बात करता हूँ x की, तो वो क्या होता है, उससे पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये इतनी दूरी कितनी मेरी? इतनी दूरी बेटा मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट x, यही तो था। तो बेटा x इज इक्वल टू बेटा मेरे पास होता है x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम इसे कई बार यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है? क्लियर बेटा? हाँ जी। अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। हाँ जी, क्या क्या पढ़ लिया बेटा? एक बार बेटा आप पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगा बेटा कि उसकी जो रेंज होगी, मतलब जो उसकी रेंज होगी बेटा, वो ऑलवेज 0 से 1 होगी। क्या होगी? रेंज। इसका मतलब बेटा मैंने हिडन तौर पे एक बात और कह दी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बेटा, वो ऑलवेज क्या देता है? वो ऑलवेज इंटीजर होता है। ये क्या देता है बेटा? ये ऑलवेज बेटा इंटीजर होता है। दो चीज मैंने शांति से बोल दी। क्या बोल दी? शांति से बोल दी, बिल्कुल शांति से, क्योंकि दो चीज तो पक्का है, ये ऑलवेज इंटीजर देगा और बेटा वो ऑलवेज मुझे 0 से लेके 1 तक की बात देगा। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि अगर मैं x के अंदर कोई भी चीज जोड़ता हूँ, इंटीजर जोड़ता हूँ, तो बेटा वो उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है। बट फ्रैक्शनल पार्ट आदमी शरीफ है। अगर भाई मैं इसमें कोई इंटीजर जोड़ देता हूँ, ठीक है, बहुत शरीफ आदमी है, तो भैया वो इंटीजर को खा जाता है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ता, वापस अपनी फॉर्म में आके इसको खा जाता है, ठीक है, वो तो बाहर निकालता है, ये खा ही जाता है, ठीक है, ज्यादा शरीफ है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना फ्रैक्शनल पार्ट में इसका मतलब अगर मैं 2.3 प्लस 5 अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट में करता हूं, तो बेटा ये इंटीजर को खा जाएगा, मतलब 5 को खा जाएगा, मुझे क्या देगा वापस? फ्रैक्शनल पार्ट 2.3, और वो वापस वो कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 0.3। क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है। एक बात और,
अगर बेटा मैं फ्रैक्शनल पार्ट में नेगेटिव एक्स की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो बेटा इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास होती है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, याद है ना। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, अगर मैं -2.3 लेता हूँ तो आंसर कितना आने वाला है, देखो आंसर आने वाला है 0.5 निकाला था। तो मैं अगर अपनी तरफ सॉल्व करूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 1 माइनस 2.3, फॉर्मूला लग गया। आंसर कितना आएगा बेटा 1 माइनस 0.3, तो कितना आ गया बेटा 0.7, याद है यही हमने निकाला था। ये मेरा -3, ये मेरा -2.3, और बेटा ये मेरा आंसर 0.7, ये तो था मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और सर अगर मैं इसको अपनी बेसिक रूल से करना चाहूँ तो कौन सा, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x से करना चाहूँ तो भी कर ले, क्या फर्क पड़ेगा। देख मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला -2.3, तो इधर क्या आएगा -2.3 आएगा, नहीं आएगा, इधर क्या आएगा -2.3 आएगा, नहीं आएगा, डिब्बा क्लोज, हाँ जी, और इधर क्या आ जाएगा +2.3 -1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मान लो मुझे नहीं पता, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है बेटा, ये कितना देगा बेटा, ये 3 देगा ऑलवेज, -3 देगा, कितना देगा -3। अब बेटा -3 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट -2.3 मुझे कितना मिलेगा बेटा, वो मुझे मिलेगा, ये 3 पॉजिटिव हो गया, 3 -2.3 दैट इज 0.7। कितने तरीके निकाल बता दिए बेटा, 3 तरीके, क्लियर। तो याद रखना तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी बेटा, ये वाली, ये चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, और तीसरी बेटा ये इंटीजर, ये याद रखना है, ठीक है ना। पहला पॉइंट याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, चौथा पॉइंट ये याद रखना है, पांचवा पॉइंट ये याद रखना है, और बेटा छठा पॉइंट बेटा ये याद रखना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट खत्म, ठीक है। ग्राफ की बात कर ले तो बेटा मुझे पता है ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से झुंझुने, ठीक है ना, ये बेटा मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं बेटा, हमारे कौन कौन से फंक्शन हो चुके हैं, मैंने आपको बता दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड था, हो गया, ग्रेटेस्ट फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन, किसकी बात करते हैं बेटा, सिग्नम फंक्शन की। बेटा देखो ये इनको बेटा, पहली बात तो ये हुए नहीं है, ये हमारे फिर से आएंगे 12th के अंदर, प्रॉपरली आएंगे, डीपली एनालिसिस आएगी, मतलब खतरनाक वाले, ठीक है ना, बिल्कुल दमदार मजेदार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। बट वो हम 12th में पढ़ेंगे पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। अभी हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं कि अगर ये चीज हमारे सामने क्वेश्चन करते समय सामने आती है तो बेटा हमको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है, ठीक है। अगला होता है बेटा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है वो भी देख लीजिए बेटा। सिग्नम फंक्शन बेटा बड़ा लॉलीपॉप फंक्शन है, बड़ा लॉलीपॉप फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन की बेटा मेरे पास जो बेसिक डेफिनेशन होती है बेटा, सिग्नम फंक्शन की बेटा डेफिनेशन होती है बेटा मेरे पास मॉड एक्स बाई एक्स और 0, मॉड एक्स बाई एक्स और 0, कब, जब x मेरा 0 नहीं है, और कब, जब x मेरा 0 है। अब बेटा काम की बात समझना, मॉड एक्स बाई एक्स मुझे कितनी वैल्यूज दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज, 1 और -1। अगर मॉड एक्स ने पॉजिटिव दिया तो 1 देगा, और अगर नेगेटिव दिया तो -1 देगा। इसका मतलब सिग्नम फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो उसमें 3 आंसर पॉसिबल होते हैं, 1 0 -1। 1 कब देगा, जब मॉड पॉजिटिव देगा, मतलब x मेरा 0 से बड़ा, इधर x मेरा 0 के बराबर, और इधर बेटा मेरा x मेरा 0 से छोटा, बस, और कुछ आंसर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब सर अगर मैं सिग्नम के अंदर 2 की पावर 3 रखता हूं, याद है ना, a की पावर x बोला था ना मैंने, ऑलवेज पॉजिटिव, याद है ना। अगर मैं a की पावर x रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे ऑलवेज 1 आंसर मिलेगा, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा सर अगर मैं सिग्नम के अंदर x स्क्वायर +1 रखता हूं तो ये क्या मिलेगा बेटा, फिर से ऑलवेज पॉजिटिव, कभी 0 भी नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा,
इसमें भी क्या मिलेगा बेटा 1 मिलेगा। मतलब जो फंक्शन अगर अंदर वाला फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव तो बेटा मुझे 1 आंसर मिलने वाला है, अगर अंदर वाला फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव तो -1 मिलेगा, अंदर वाला फंक्शन 0 तो 0 मिलेगा। तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ग्राफ कैसा, अगर पॉजिटिव था तो 1, याद है ना, अगर 0 था तो सिर्फ 0 मिलेगा, 0 पे गोला काट दिया, और अगर नेगेटिव था तो -1। बेटा ये ग्राफ हो गया बेटा सिग्नम एक्स का। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, तो बेटा हम फंक्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट डन हो चुका है हमारा, देखिए वापस बात कर लेते हैं। मॉडुलस डन, ग्रेटेस्ट इंटीजर डन, ये डन, ये डन। अब बच्चे बेटा लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगो। बेटा ट्रिगो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां पे हम ट्रिगो को डील आउट करेंगे। तो बेटा आपके पास 2 टॉपिक रहेगा, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। कौन कौन से रहेगा बेटा, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। वैसे ये प्रॉपर्ली बात हम करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ नहीं होता बेटा, आपने सर्च पढ़े होंगे 11th के अंदर, मैं मतलब 2 की पावर 3 बोल रहा हूँ। मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब किसी की पावर में होना, किसी की पावर में होना, मतलब 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और बेटा ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं बात करता हूँ ए की पावर जो एक्स होता है ना बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो एक्स मेरा बहुत ज्यादा छोटा हो गया, मतलब माइनस में चला गया, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ ए की पावर, ए कुछ भी ले सकता हूँ, मान लो मैं 3 ले लिया, ए मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अगर मैं 2 की पावर -100 डालता हूँ, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 100। यही तो होता है, मतलब मेरा नंबर अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब बेटा अगर मैं x को नेगेटिव लेके जाता हूं तो बेटा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जितना बड़ा नेगेटिव होगा बेटा ये उतना ही डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मतलब उतना ही क्लोजर टू 0 होगा, बट कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ग्राफ मेरा कैसे बनने वाला है, ऐसे। ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट क्या है बेटा, इस पे x0, अगर बेटा मैं a की पावर 0 डालता हूं, तो कुछ भी की पावर 0 डालता हूं तो बेटा ऑलवेज आंसर बनाता है, तो बेटा ये आंसर बना। और अगर मैं x को बढ़ाते जाऊंगा, मतलब प्लस में 100 ले जाऊं तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो बेटा ये चला गया इनफाइनाइट। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ये मेरा आंसर आ गया इसका a की पावर x का, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्राफ। बट ध्यान रखना a यहाँ पे मेरा 1 से बड़ा है, देखो 2 लिया है। अगर a मेरा 1 से छोटा हुआ तो बेटा ठीक ग्राफ उल्टा बनेगा, ऐसे। कब, जब a मेरा 1 से छोटा है। सर 1 से छोटा से ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, खुद ही सोच लो बेटा। देखो 1 से छोटा होने का मतलब 1/2 ले लो, टू दी पावर x बोल देता हूं। इसका मतलब बेटा मैं 2 की पावर -x बोलूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब मैं माइनस डालूंगा ना x को, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव कर देगा। मान लो x को मैंने डाला -100, तो ये कितना डालेगा, 2 की पावर माइनस इंटू -100, तो ये कितना दे गया, 2 की पावर 100। मतलब जितना नेगेटिव जाऊंगा ना, ये उतना इनफाइनाइट को जाएगा, और जितना पॉजिटिव जाऊंगा, मतलब अगर मान लो 2 की पावर 100 डालता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -100 हो जाएगा x की जगह, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बेटा अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर a से बड़ा तो ये वाला ग्राफ, अगर b से बड़ा तो ये वाला ग्राफ, मतलब क्रॉस है ना, याद है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ऐसा ग्राफ। कोई डाउट बेटा, क्लियर? अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, तो लॉलीपॉप प्रॉपर्टीज होती है, हम जानते हैं a की पावर, अगर बेस सेम तो ऐड कर सकते हैं। मान लो a की पावर y इंटू a की पावर z है, तो मैं क्या बोलूंगा, a की पावर y प्लस z, क्या बोलूंगा, a की पावर y प्लस z। सर्च की प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर, ठीक है ना, y प्लस z। अगर यही डिवाइड में है तो a की पावर y अपॉन a की पावर z, डिवाइड में है तो पावर माइनस होती है, तो मैं क्या बोलूंगा, a की पावर y माइनस z। अगर एडिशन में है तो बेटा कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में एड अप हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब बेटा अगली क्लास में हम लॉग को पढ़ के आपके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है, फिर हम अपने अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, वेरी वेरी थैंक यू। कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ओके, वेरी वेरी थैंक यू बेटा, बाय।